नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पवन सीरीज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हल कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए पवन सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण BAC का मान 40 डिग्री है, तो कोण OBC का मान तथा कोण OC, देखिए यहाँ पर कोण लिखना रह गया, कोण OCB का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि O जो है वो वृत्त का केंद्र है और कोण BAC, देखिए BAC दिया हुआ है 40 डिग्री तथा कोण OBC यानी कि ये वाला कोण और जो है OCB यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक जीवा है यानी कि जो BC भुजा है, ये BC क्या है, ये वृत्त की जीवा है और एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यही यहाँ पर प्रमेय लगा देंगे। तो देखिए प्रमेय क्या है, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का, परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ये हो जाएगा प्रमेय। और देखिए इसके जरिए यानी कि इस प्रमेय की सहायता से यहाँ पर ये कोण निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण BAC यानी कि BAC का 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुणे कोण BAC। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए BAC दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए BAC 40 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ पर 2 गुणे 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कोण 80 डिग्री निकल आएगा। अब देखिए हमको निकालने ये दोनों कोण हैं और ये हमारा निकल चुका है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि त्रिभुज BOC में यहाँ पर देखिए ये जो OB और OC है ये बराबर होंगी। OB बराबर OC क्यों बराबर होंगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए ये बराबर होंगी, त्रिज्याएं हैं। इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेंगे यानी कि OB बराबर OC हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब OB बराबर OC हो जाएगा तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः कोण OBC बराबर कोण OCB बराबर x डिग्री मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर होंगे तो दोनों के बराबर में जो है x माना जा सकता है। और अब देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे कि कोण BOC प्लस कोण, देखिए BOC प्लस कोण OCB प्लस कोण CBO, इस तरीके से जो है इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए BOC ये वाला हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए BOC 80 डिग्री, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 80 डिग्री लिख लेंगे और प्लस OCB यहाँ पर देखिए x डिग्री रख देंगे क्योंकि माने हैं ऊपर कि माना इसका कोण x डिग्री है। और OBC देखिए OBC कहो चाहे CBO कहो यानी कि ये कोण जो है यही माना जाएगा B वाला। तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर भी x रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए x प्लस x हो जाएगा और बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों x को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर 180 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री और फिर जो है 2x बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 80 घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100 डिग्री। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर x
को इधर रखेंगे, बाकी इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100/2। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आ जाएगा 50 डिग्री, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री आई है और यहाँ पर ये दोनों कोण जो है x डिग्री माने गए थे। तो यहाँ पर देखिए जो है इन दोनों कोण का मान क्या हो जाएगा, आता है कोण, देखिए कौन कौन से निकालने के लिए कहे गए थे, OBC। तो देखिए OBC कोण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। और इसी तरीके से यहाँ पर कोण OCB कितना हो जाएगा, OCB, तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से यही दोनों कोण निकालने थे, तो ये दोनों कोण निकाल आएंगे आसानी से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है पवन की सीरीज में गलत दिया हुआ है, यानी कि पवन सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन उसमें गलत दिया हुआ है। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों कोणों का मान जो है 35 डिग्री उसमें जो है निकाला गया है। तो 35 डिग्री तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कोण 40 डिग्री है। तो देखिए इसका ये कोण जो होता है ये 2 गुना होता है, तो ये 80 डिग्री का हो जाएगा। तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो जब ये 80 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए इन दोनों कोणों का योग 100 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर ये वाला 80 जो है इसके सहारे से हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 100 का आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कोण 50-50 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 50-50 डिग्री के कोण ये निकल आए हैं, लेकिन जो पवन की सीरीज है उसमें 35-35 डिग्री इन कोणों को निकाला गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप लोग पवन की सीरीज से क्वेश्चन बिल्कुल भी न तैयार करना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ADC 140 डिग्री हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2018 में पूछा गया है, और इससे पहले जो क्वेश्चन अभी पढ़ाएं ऊपर वाला ये 2019 में पूछा गया था, यानी कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कहा गया है कि जो ये O है ये वृत्त का केंद्र है और ABCD जो है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब देखिए कि इसके जितने भी शीर्ष हैं वो वृत्त की जो वृत्त जो है बना हुआ है इस वृत्त की परिधि पर पड़ रहे हैं। देखिए ये भी शीर्ष और ये चारों शीर्ष इसके जो है वो वृत्त की परिधि पर पड़ रहे हो, यानी कि कोई भी चतुर्भुज अगर वृत्त के अंदर बना हुआ है और उसके चारों शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर पड़ रहे हो तो समझ लीजिए कि वो क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ये कहा गया है। और ADC यानी कि कोण देखिए ADC 140 डिग्री दिया गया है, तो कोण BAC ज्ञात कीजिए, यानी कि सिर्फ एक कोण निकालना है, कोण BAC। तो देखिए BAC यानी कि ये वाला कोण निकालना है हमको। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक कंडीशन लगाएंगे, कह लीजिए एक परिमेय लगाएंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले लिख लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से देखिए जब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर देखिए ये कोण 140 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे, आता है कोण ADC प्लस कोण CBA, यानी कि कोण ये प्लस कोण ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और ये कोण ऑलरेडी दिया हुआ है 140 डिग्री, तो इसकी जगह पर 140 लिख लेंगे और प्लस हो जाएगा कोण CBA बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण CBA बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। अब यहाँ पर 180 में से 140 घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए कोण CBA कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि 180 में से जो है 140 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, यानी कि हमारा ये कोण निकल आया है। और अब हमको देखिए ये कोण
निकालना है और ये कोण निकालना है, क्योंकि देखिए हमको निकालना तो ये है लेकिन ये आसानी से निकलेगा नहीं, क्योंकि परिमेय की सहायता से हमको एक कोण ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये निकालना पड़ेगा, सबसे लास्ट में निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब एक दूसरी परिमेय जो है लगा देंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, या जो है इसी परिमेय को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण समकोण होता है। तो देखिए ये एक व्यास है, आप लोगों को पता होगा, देखिए इतनी कहा जाए तो ये इतनी त्रिज्या होगी, लेकिन ये पूरा इतना क्या होगा, व्यास होगा, क्योंकि ये जो है देखिए केंद्र से भुजा जा रही है और केंद्र से जाने वाली भुजा क्या होती है, व्यास होती है। तो यहाँ पर देखिए ये व्यास हो जाएगा और जो है यहाँ पर ये जो है इस व्यास द्वारा बना कोण है वृत्त की परिधि पर, यानी कि ये कोण जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और अगर परिमेय जो पहले बताए हैं यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो देखिए अर्धवृत्त का मतलब देखिए ये वृत्त जो है आधा हो गया है, इस अर्धवृत्त में ये कोण जो बनेगा वो कितना होगा, वो 90 डिग्री का होगा। तो आप दोनों में से कोई भी परिमेय लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण समकोण हो जाएगा, यानी कि कोण ACB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये कोण 40 डिग्री निकल आया और ये 90 डिग्री निकल आया। अब यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ACB में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण A हमको निकालना है, क्योंकि कोण A ही कहा गया है निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कोण A हमको निकालना है और जो है कोण B देखिए कितना आया है, अभी ऊपर निकाल चुके हैं 40 डिग्री, तो यहाँ पर 40 डिग्री लिख लेंगे। और कोण C ऊपर निकाल चुके हैं, देखिए ये यहाँ पर ACB ये 90 डिग्री आया है, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेंगे और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण A है, अब यहाँ पर देखिए कोण A को जो है इधर रखेंगे, बाकी इनको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस यहाँ पर देखिए 9 4 13 यानी कि 130 डिग्री हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। और फिर जो है देखिए कोण A कितना आ जाएगा, यानी कि 180 में से 130 को घटा देंगे, तो यहाँ पर कोण A आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा, यानी कि कोण A जो है वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ये कोण 140 दिया था, इसकी सहायता सबसे पहले ये कोण निकाले तो ये 40 डिग्री आ गया। और फिर अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये कितना आ गया, तो ये देखिए आ गया 90 डिग्री। और फिर यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया और ये 40 डिग्री हो गया, तो इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा लिए तो ये कोण भी हमारा निकल आया। तो इस प्रकार से ये कोण हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गुणनफल विधि से 11,664 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनफल विधि से, या कह लीजिए यहाँ पर गुणनखंड विधि भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों चीज़ लिखा जा सकता है, गुणनखंड विधि से या गुणनफल विधि से 11,664 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले कई क्वेश्चन जो है पवन की सीरीज से छूट रहे हैं, क्योंकि वो पहले क्वेश्चन हल करवाए जा चुके हैं, तो इसीलिए उनको जो है छोड़ दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11,664 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 1 कम 2 और 2 छक्का 12 हो जाएगा। और फिर जो है इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और फिर 2 पंचे 10 और 2 अठे 16 हो जाएगा।
जाएगा। और फिर जो है इसको 2 से काटेंगे, क्योंकि देखिए जब तक यहाँ पर ये सम संख्या है तब तक 2 से कट सकता है। तो यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और उसके बाद फिर 2 नवा 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये विषम संख्या आ चुकी है, इसलिए अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब इसको हम काटेंगे 3 से। तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। अब फिर 3 से काटेंगे तो 3 अवठे 24 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3 दूना 6 और उसके बाद 3 सत्ते 21 और फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 नवा 27 और फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए हमको इसका वर्गमूल निकालना था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से रूट के अंदर लिख लेंगे 11,664 और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर इसके गुणनखंड लिख लेंगे। तो देखिए इसके गुणनखंड क्या हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 4 बार है, इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद फिर 3 देखिए कितनी बार आया है, 6 बार आया है, तो यहाँ पर 6 बार 3 लिख लेंगे, 3 और गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार से देखिए ये हो जाएगा 6 बार। और उसके बाद फिर अब प्रत्येक जोड़े में से, यानी कि यहाँ पर जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। तो इस प्रकार से ये जोड़ा हो गया। अब जो है प्रत्येक जोड़े में से एक अंक बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि जो है अगर वर्गमूल निकाला जाता है तो 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं और प्रत्येक जोड़े को जो है रूट से बाहर निकालने के लिए प्रत्येक जोड़े में से जो है एक अंक बाहर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 बाहर आ जाएगा, फिर 2 बाहर आ जाएगा और इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और फिर यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि इन सभी का गुणा कर लेंगे और जो गुणनफल आएगा वही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 4 तीन 12 हो जाएगा और फिर 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, यानी कि 12 गुणे 9। इसका अगर हम गुणा कर लें तो देखिए कितना आएगा, 9 का 9, 9 दूना 18, 18 का 8 और फिर 9 एकम 9 और 1 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 108। तो इस प्रकार से 108 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि से कोई भी संख्या दी हुई हो तो उसका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है। यानी कि इस प्रकार से सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर उसके गुणनखंड जो है रूट के अंदर लिख लेते हैं और फिर जोड़ा बना लेते हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक अंक बाहर निकाल लेते हैं और फिर उनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। जो गुणनफल आता है वही क्या होता है, उस संख्या का वर्गमूल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भाग विधि से देखिए 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भाग विधि से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए भाग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसको जो है इस तरीके से लिख लेंगे, 1849 है तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखिए 2-2 के जोड़े इसमें बनाते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, यानी कि दाहिनी साइड से इसमें जोड़े बनाते हैं। अगर इधर यानी कि अगर जो है इसमें संख्याओं की संख्या विषम होती तो इधर लास्ट में एक संख्या बच जाती। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि दाहिनी तरफ से इसमें जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा बन गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए डबल संख्या आ रही। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सी संख्या लेते हैं, जिसका वर्ग इस संख्या के बराबर हो या तो इससे कम ही रह जाए, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, यानी कि 4 ले सकते हैं। अगर 5 लेंगे तो 5 हम 25, जो कि 18 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 चौक 16 कर लेंगे। अब इस 16 को इसमें से घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पर देखिए ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो संख्या लेते हैं उसी को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर अब देखिए 249 के बराबर संख्या लाना है। तो हम किस संख्या से यहाँ पर जो है गुणा करें, यानी कि कौन सी संख्या यहाँ पर लें कि इससे गुणा करने पर जो है ये संख्या आ जाए, इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम रह जाए। तो यहाँ पर देखिए जो है 8 है, तो सबसे पहले हम अनुमान लगा लेंगे कि जो है कितनी बार जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 8 त्रिक 24 होता है, यानी कि 3 बार ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 बार ले जाएंगे तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और 3 अवठे 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पूरा ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए वर्गमूल निकालना था, यानी कि 1849
49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 43। तो इस प्रकार से भाग विधि से बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो ये 43 इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक दशमलव संख्या दी हुई है और इसका वर्गमूल हमको निकालना है। तो देखते हैं कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो है इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, यानी कि भाग विधि से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4.6225 इस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो ये संख्या पॉइंट के बाद होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि इधर से जो है इस तरीके से जोड़े बनाते हैं, और जो पॉइंट के पहले संख्या होती है उसमें इधर से जोड़े बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रहेगी, और बाकी यहाँ पर दशमलव के बाद दो दो के जोड़े इस तरीके से बन जाएंगे। अब जो है क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या लें जिसका वर्ग करने पर 4 हो जाए या 4 से कम रह जाए। तो यहाँ पर देखिए जो है 2 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग हम करेंगे तो जो है 4 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम 2 ही ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर इसको घटाएंगे तो देखिए 4 में से 4 घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और फिर ऊपर से एक जोड़ा उतारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 62। और उससे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट को हम ऊपर उतार लेंगे, यानी कि जैसे भाग में करते हैं तो भाग में भी जब पॉइंट आ जाता है तो पॉइंट को पहले देखिए भागफल में जो है पॉइंट लगा लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। देखिए अगला जोड़ा उतारने से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर 2 में 2 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब देखेंगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा। तो देखिए अगर एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 41 आ जाएगा, और अगर 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 2 चौको 8, यानी कि जो है आ जाएगा फिर 82, यानी 84 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार ही ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1 एक कम 1 हो जाएगा, और 1 चौको 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 41 आ जाएगा। अब 62 में से 41 को घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 21 बचा। अभी ऊपर से एक जोड़ा उतारना शेष है, तो यहाँ से ऊपर से एक जोड़ा और उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमको लाना है 2125। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 इसमें जोड़ लेंगे। तो देखिए 1 जोड़ेंगे, देखिए इस संख्या में 1 जोड़ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। और अब देखिए हमको यहाँ पर 2125 लाना है। तो सबसे पहले हम अनुमान लगा लेंगे कि कितनी बार जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर 4 पंचे 20, देखिए यहाँ पर 4 की टेबल पढ़ेंगे और 21 से ज़्यादा ना हो तो 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 हो जाएगा, यानी कि 6 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और 4 पंचे 20 यानी कि 5 बार जा सकता है। तो यहाँ पर हम 5 बार ले जा करके देखते हैं। तो देखिए 5 25 हो जाएगा, और फिर 5 दूना 10 तो 12 हो जाएगा, और फिर 5 चौक 20 हो जाएगा, और 20 एक 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल हमको निकालना था। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से रूट के अंदर 4.6225 इसका वर्गमूल हमको निकालना था। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 2.15। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा, यानी कि कोई भी दशमलव वाली संख्या हो तो इस तरीके से आसानी से उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 0.00053361 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए ये संख्या दशमलव संख्या है दी हुई है और इसका वर्गमूल हमको निकालना है। तो अभी जिस तरीके से आप लोगों को जो है दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया गया है उसी तरीके से आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 की संख्या ज़्यादा है इसलिए इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 0.0005, फिर 3
361। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि यहाँ पर जोड़े देखिए दशमलव के बाद इधर से लगाए जाते जो है बनाए जाते हैं, और दशमलव के पहले इधर दाहिनी तरफ से जोड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के पहले तो कोई संख्या है नहीं, इसलिए इधर आपको जोड़ा बनाना ही नहीं है, और इधर संख्याएं हैं तो इधर से हम जोड़ा बना लेंगे। एक जोड़ा ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। अब यहाँ पर देखिए जब हम जो है संख्या लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए पहला जोड़ा पड़ रहा हमारा 0 0, यानी कि एक भी बार नहीं जाएगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव सबसे पहले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव ही लगा लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए फिर 0 0 पड़ रहा है, यानी कि इसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जो है जैसे ना जाने का शून्य लिखते हैं भाग करने में, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 0 लिख लेंगे, क्योंकि ये जो जोड़ा उतारेंगे इस जोड़े के नीचे कोई भी संख्या नहीं आएगी, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो इस जोड़े का जो है हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि हम जो है ये जोड़ा उतारेंगे। अब ये जोड़ा जब उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 5 है, तो इस 0 का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 5 आएगा। अब 5 को हमको देखना है कि 5 किस संख्या के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 5 किसी भी संख्या के वर्ग के बराबर नहीं है, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग जो है वो 4 है, यानी कि 5 से कम है। तो यहाँ पर 2 ही ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे नीचे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कि देखिए 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 1, और फिर यहाँ पर ऊपर से एक जोड़ा उतारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 133। और अब देखिए 133 यहाँ पर आ गया है, और अब यहाँ पर देखिए 2 में 2 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4। अब कौन सी ऐसी संख्या लें जिसका वर्ग करने पर या कह लीजिए इस संख्या से गुणा करने पर इतना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए आगे 4 है, तो सबसे पहले हम अनुमान लगा लेंगे कि 133 जो है लाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 4 3 12 होता है, यानी कि यहाँ पर 13 है, और जो है 4 3 12 होता है, यानी कि 3 बार अगर ले जाएं तो जा सकता है। तो यहाँ पर हम 3 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और फिर 3 चौक 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 13, और 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और फिर ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 461। अब यहाँ पर 461 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें 3 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 46। और अब देखिए यहाँ पर अनुमान लगाएंगे कि कितनी बार जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 4 जो है 46 है, और यहाँ पर देखिए 4 की टेबल एक बार ही पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर एक बार सिर्फ ले जाया जाए तो यहाँ पर देखिए 1 एकम 1, 1 छक्का 6 और 1 चौको 4। तो इस प्रकार से सिर्फ एक बार ही जा सकता है, तो यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वर्गमूल हमारा निकल आएगा। तो इस प्रकार से नीचे इसको लिख सकते हैं कि रूट के अंदर अगर ये आ जाए 0.000533361, तो इसका जो है वर्गमूल कितना आ जाएगा, 0.0231। तो इस प्रकार से चाहे जितनी बड़ी संख्या अगर दशमलव में आ जाए तो उसका बहुत ही आसानी से इस तरीके से वर्गमूल निकाला जा सकता है। आप आराम से जोड़े बना करके और इसको हल करिए। अगर आपको हल करने का तरीका पता है तो निश्चित रूप से आपका आंसर सही आएगा। अगर आपको तरीका नहीं पता है तभी गलत हो सकता है। अगर आपको हल करने का सही तरीका पता है तो चाहे जितने 0 लगे हों दशमलव के बाद और चाहे जो संख्या दी हुई हो, आप आसानी से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2018 और 2017 दोनों में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत ही ध्यान से आप लोग समझना। तो देखिए जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो कुल कितनी घटनाएं घटती हैं, तो सबसे पहले वो जान लेते हैं क्योंकि ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं वो लिख करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो देखिए दोनों पासों में मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए एक एक आया दोनों में, और फिर जो है एक को स्थिर रखिए, फिर मान लीजिए एक में एक आया और दूसरे में दो आया। इसी तरीके से फिर जो है एक 3 हो जाएगा, और फिर एक 4 हो जाएगा, और फिर एक 5 हो जाएगा, और फिर एक 6 हो जाएगा। इस तरीके से जो है दो पासों को जब फेंकेंगे तो इस तरीके की घटनाएं घटेंगी। और यहाँ पर देखिए अब दो को स्थिर रखेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के दो पासों को फेंकने पर कुल 36 घटनाएं घट सकती हैं। और यहाँ पर देखिए उन 36 घटनाओं में कौन कौन सी घटनाएं हैं यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं लिखकर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कैसे लिखेंगे, एक को स्थिर रखेंगे, फिर जो है एक एक लिखेंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरीके से फिर दो को स्थिर रखेंगे, तो एक में मान लीजिए 2 आया तो एक में 1 आ सकता है, और फिर इसी तरीके से 2 2 आ सकता है, फिर 2 3 आ सकता है, फिर इसी तरीके से 2 4 आ सकता है, और फिर 2 5 आ सकता है, और फिर 2 6 आ सकता है। और उसके बाद अब जो है 3 को स्थिर रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 1 हो जाएगा, फिर 3 3 2 हो जाएगा, फिर 3 3 हो जाएगा, और फिर 3 4 हो जाएगा, और फिर 3 5 हो जाएगा, और फिर 3 6 हो जाएगा। और फिर देखिए अब 4 को स्थिर रखेंगे, तो यहाँ पर 4 1 हो जाएगा, और फिर 4 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, और फिर 4 4 हो जाएगा, और 4 5 हो जाएगा, और फिर जो है 4 6 हो जाएगा। अब 5 को स्थिर रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 1 हो जाएगा, फिर 5 2 हो जाएगा, फिर 5 3 हो जाएगा, और फिर 5 4 हो जाएगा, और फिर 5 5 हो जाएगा, और फिर 5 6 हो जाएगा। और अब देखिए लास्ट में सबसे 6 को रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 1 हो जाएगा, और फिर 6 2 हो जाएगा, फिर 6 3 हो जाएगा, और फिर 6 4 हो जाएगा, और फिर 6 5 हो जाएगा, और फिर 6 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 36 प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कुल कितनी घटनाएं घटती हैं दो पासों को एक साथ फेंकने पर, वो यहाँ पर लिख दी गई हैं। और देखिए आगे भी इसी से संबंधित क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर देखिए 36 प्रकार की घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं हैं यहाँ पर लिख दी गई हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए जो है अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए अब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अंक हैं जिनका योग 4 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक अंक ये आ रहा है जिसका योग 4 हो रहा है, और बाकी देखिए कोई भी इस लाइन में अंक नहीं जिसका योग 4 हो रहा हो। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए इसका योग 4 हो रहा है, और फिर देखिए इसका योग 4 हो रहा है, और बाकी सारी घटनाओं में कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है यहाँ पर कि जिसका योग जो है 4 हो रहा हो। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के देखिए 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनके अंकों का योग 4 हो रहा है। तो यहाँ पर हम सीधे से नीचे लिख लेंगे अंकों का, देखिए अंकों का योग 4 होने की संभावना, 4 होने की संभावना बराबर। तो देखिए यहाँ पर जो है कुल घटनाएं नीचे रखते हैं, और जो अनुकूल घटनाएं हैं उनको ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, 3 हैं, यानी कि अंकों का योग यहाँ पर 4 हो रहा है। वो कुल कितनी घटनाएं हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 3 घटनाएं हैं, तो ये अनुकूल घटनाएं हो जाएंगी, तो इनको ऊपर रखेंगे। और बटे कुल घटनाएं, तो देखिए दो पासों को साथ में फेंकेंगे, तो यहाँ पर कुल 36 घटनाएं घटती हैं, तो यहाँ पर बटे में 36 कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको सरल कर लेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, और उसके बाद फिर देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर आ जाएगा 1/12। तो यानी कि अंकों का योग 4 होने की संभावना कितनी हो जाएगी, 1/12, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए।
यानी कि जब दो पासों को साथ में फेंका जाता है तो दोनों पासों में जो है ऊपर सम संख्या आए, ये वो कितनी संख्याएं हैं उनका समुच्चय लिखना है, या कुल कितनी घटनाएं हैं उनका जो है समुच्चय यहाँ पर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि वह कौन कौन से घटनाएं हैं जिनमें दोनों पासों में ऊपर जो है सम संख्या आती है। तो यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पर देखिए ये एक संख्या हो जाएगी, देखिए दोनों संख्या यहाँ पर सम हैं, और उसके बाद फिर देखिए एक ये हो जाएगी, और उसके बाद एक ये संख्या हो जाएगी, और फिर यहाँ पर देखिए एक घटना देखिए ये हो जाएगी, और फिर एक घटना ये हो जाएगी, और एक घटना ये हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 5 विषम संख्या, इसलिए इसमें कोई घटना ऐसी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए एक ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी। अब इन्हीं का समुच्चय यहाँ पर लिखना है, यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो समुच्चय ज्ञात करना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे कि जितने जो है पासों में यहाँ पर देखिए जो है पासे साथ में फेंकने पर दोनों पर ऊपर जो है सम अंक आए तो उसका समुच्चय लिखना। तो ये इतनी घटनाएं हैं जिन पर टिक किए हैं वही यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम नीचे लिख लेंगे कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर, देखिए एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम, दोनों के सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ये हमको लिखना है। तो देखिए समुच्चय को क्या करते हैं कि जो है यहाँ पर मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ऊपर देख लेते हैं जो जो अंक जो है यहाँ पर टिक किए गए हैं, यानी कि अंकों का जोड़ा जो जो टिक किया गया है वही क्रम से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2,2, और उसके बाद फिर देखिए हो जाएगा 2,4। इस तरीके से देखिए छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 2,4, और उसके बाद फिर देखिए हो जाएगा 2,6, और उसके बाद फिर देखिए 4,2 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 4,4 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 4,6 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 6,2 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 6,4 हो जाएगा, और फिर 6,6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इतनी घटनाएं हैं जिनमें जो है दोनों पर सम अंक आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। और सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात करना है, यानी कि दोनों पर विषम अंक आना चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों पर सम वाला टिक किए थे वैसे ही अब दोनों पर विषम वाला टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विषम वाली संख्याएं ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ये हो जाएगी, या गोले के अंदर कर लीजिए एक ये हो जाएगी, और एक यहाँ पर देखिए ये हो जाएगी, और फिर यहाँ पर देखिए एक ये हो जाएगी, और फिर यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर दोनों विषम है, यहाँ पर भी दोनों विषम है, और यहाँ पर भी दोनों विषम है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी विषम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो आगे सब में लगा हुआ है। फिर इसमें देखिए एक ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी, और फिर एक ये हो जाएगी, और फिर इस लाइन में कोई भी जो है नहीं होगा, क्योंकि सबके आगे 4 लगा हुआ है, 4 एक सम संख्या है। फिर यहाँ पर इसमें देखिए ये एक विषम हो जाएगी, और फिर यहाँ पर ये एक जोड़ा विषम का हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए इसमें कोई भी संख्या नहीं होगी। तो देखिए लगभग में जितनी सम संख्याओं का जोड़ा था उतना ही विषम का भी आएगा। तो यहाँ पर अब इन्हीं को जो है क्या करेंगे क्रम से लिख लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए फिर लिख लेंगे कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय तो देखिए अब ये समुच्चय जो है क्या करेंगे, यानी कि इन घटनाओं को जो है यहाँ पर मझले ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो देखिए पहली घटना है 1, और उसके बाद फिर देखिए है 1, 3 और उसके बाद फिर देखिए 1, 5 हो जाएगा, और फिर जो है हो जाएगा 3, 1 और फिर देखिए 3, और 3, के बाद देखिए 3, 5 और फिर देखिए है 5, 1 और है फिर 5, 3 और फिर है 5, 5। तो इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा, यानी कि यही इतनी घटनाएं होंगी जिनमें जो है दोनों पासों पर ऊपर जो है विषम संख्या आएंगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है और उसे प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, तो प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना ज्ञात कीजिए। यदि कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है, यानी कि जो है कोई कंपनी है वो अपने जो है 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए ये 50 लोग आवेदन करते हैं, यानी कि आवेदन जो है ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सीधे से हम जो है फार्मूला लगा देंगे, शेयर प्राप्त करने की संभावना बराबर शेयर प्राप्त करने की संभावना बराबर तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा अनुकूल घटनाएं बटे हो जाएगा कुल घटनाएं। तो देखिए अनुकूल घटनाएं क्या हैं, तो देखिए अनुकूल घटनाएं यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख। तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख यहाँ पर कहा गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख यहाँ पर हो गया है। उसके बाद फिर जो है 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, यानी कि ये हो जाएंगी कुल घटनाएं। तो यहाँ पर नीचे 50 लाख लिख लेंगे। तो देखिए जो है कितने जीरो इसमें है, 2, 2, 4, 2, 6 जीरो यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये कुल घटनाएं हो जाएंगी। अब इनको जो है सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन सभी जीरो से ये सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और अब आ जाएगा देखिए 1/5, यानी कि यहाँ पर देखिए शेयर प्राप्त करने की संभावना ज्ञात करना है। तो शेयर प्राप्त करने की संभावना यानी कि प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल्स पियर्सन का क्या सूत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देख लीजिए जो ये 2018 में सुपर टेट हुआ था, यानी कि जो 69,000 भर्ती हुई है उसमें जो है सुपर टेट में क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए कहा गया था कि जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो है संबंध क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर स्टूडेंट ध्यान भी नहीं देते हैं, यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट को ये फार्मूला याद नहीं होता है। तो आप लोग इसको जो है ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखिए कार्ल्स पियर्सन का क्या सूत्र है। तो देखिए ये फार्मूला है इसका, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका और माइनस होता है
2 गुणे माध्य। ये फार्मूला इसका होता है। काल्स पियर्सन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य का और -2 गुणे माध्य। तो इस तरीके से ये काल्स पियर्सन का सूत्र हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में दी हुई है 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्यिका यहाँ पर जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पदों को यहाँ पर आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए पदों का आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो देखिए पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो है छोटी संख्या यहाँ पर है 23। तो सबसे पहले हम 23 को लिख लेंगे और उसके बाद देखिए 25 है, 25 को लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखिए 30 है, 30 को लिख लेंगे और फिर जो है 32 है, 32 को लिख लेंगे और फिर जो है यहाँ पर देखिए 42 है तो 42 को लिख लेंगे और फिर है देखिए 57। देखिए 57 से पहले 47 है, 47 को लिख लेंगे और फिर लिख लेंगे 57। तो यहाँ पर देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 7 पद हो गए हैं। यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 7 पद हो गए, यानी कि पद यहाँ पर पूरे हो गए हैं। अब हमको माध्यिका निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पदों की संख्या देख लेते हैं कि कितनी है और सम है कि विषम है। तो यहाँ पर देखिए 7 पद हैं, यानी कि n बराबर हो जाएगा 7, यानी कि पदों की संख्या क्या है, विषम है। तो यहाँ पर माध्यिका का विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका का विषम वाला फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर देखिए n+1/2वें पद का मान। ये होता है जब पदों की संख्या जो है वो विषम हो, तब ये फार्मूला लगता है n+1/2वें पद का मान। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर n का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ 7 + 1/2 हो जाएगा और अब देखिए यहाँ पर 8/2 हो जाएगा और उसके बाद इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि चौथे पद का मान, चौथे पद का मान यहाँ पर जो होगा वही क्या हो जाएगा, वही इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो देखिए चौथा पद कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पर 32 जो है वो चौथा पद है, यानी कि 32 ही इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः देखिए 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्यिका से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए आंकड़ों का आरोही क्रम बराबर आंकड़ों का आरोही क्रम। तो देखिए इनको सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 133, तो यहाँ पर 133 लिख लेंगे और फिर जो है 135 है और फिर जो है 137 है और फिर है देखिए 138 और फिर देखिए 140 है और 140 के बाद फिर देख लीजिए जो है 142 है और फिर जो है 148 हो जाएगा और 148 के बाद फिर देखिए 148 के बाद 150 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पद हो गए। यहाँ पर भी गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि कुल पद यहाँ पर लिख लिए गए हैं। और पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो देखिए पदों की संख्या है 8, जो कि एक सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका का जो फार्मूला लगेगा वो सम वाला लगेगा, यानी कि सम का फार्मूला जो है अलग होता है और विषम का फार्मूला अलग होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर फार्मूला जो है ना लगा करके इसको ऐसे भी हल किया जा सकता है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो है सम वाला फार्मूला याद नहीं आता है, यानी कि विषम वाला फार्मूला तो आसान होता है, n+1/2 2वें पद का मान। तो इस तरीके से ये फार्मूला आसान होता है। लेकिन जो माध्यिका का सम वाला फार्मूला होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है,
यानी कि पहले जो है n/2वें पद का मान और फिर n/2 + 1वें पद का मान बटे 2, ये फार्मूला होता है। तो कभी कभी मान लीजिए फार्मूला आप लोग भूल गए तो उस कंडीशन में इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर उसी विधि से फार्मूले को यानी कि उसी विधि से जो है सवाल को आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुल जो है 8 पद हैं। तो 8 पदों में हम क्या करेंगे कि 3 पद देखिए इधर किनारे के 3 पद अलग कर लेंगे और 3 पद देखिए सबसे लास्ट वाले अलग कर लेंगे। अब बीच में जो ये 2 पद बचे हैं इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि इनका आधा कर दीजिए और जो आएगा वही इसकी माध्यिका होगी। तो यहाँ पर देखिए बीच में 2 पद यही आ रहे हैं, यानी कि जो भी विषम संख्या यहाँ पर जो भी सम संख्या आ रही हो, 8 है जैसे 10 है, 16 है, 14 है, इस तरीके से चाहे जो संख्या आ जाए तो उसमें देखिए क्या करेंगे कि शुरुआत के जो पद होंगे उनको अलग कर लेंगे और लास्ट के अलग कर लेंगे। बीच में हमको 2 पद यहाँ पर चुनना है जो बीचों बीच में आते हों, उनको जोड़ करके और 2 से भाग कर लेंगे तो वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बीच में जो है 138 आ रहा है और 140 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और बटे में 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 278। तो यहाँ पर देखिए 278 बटे 2 हो जाएगा। अब इसको जो है सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सरल करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और फिर देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा और फिर 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 18 हो रहा है। तो यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 139 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही इसकी माध्यिका हो जाएगी, यानी कि 139 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर देखिए जो है ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो यहाँ पर देखिए 139 सेंटीमीटर इसकी माध्यिका आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी कि ये एक जो है सारणी दी हुई है, इससे हमको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। यहाँ पर पद दिए हुए हैं देखिए 3 4 6 8 12 और यहाँ पर इनकी बारंबारता दी हुई है, यानी कि जो तीसरा पद है वो 2 बार है, चौथा पद 5 बार है और छठा पद जो है वो 4 बार दिया हुआ है और 8वां पद 5 बार और 12वां पद 3 बार। तो इस प्रकार से ये इनकी बारंबारता दी हुई है और इससे हमको क्या करना है, माध्यिका निकालना है। देखिए जब पद जो है सिंगल बार केवल दिए रहते हैं, यानी कि एक पद सिर्फ एक बार दिया रहता है, तो उस कंडीशन में सिर्फ पदों की सहायता से ही जो है उसकी माध्यिका निकाल ली जाती है। लेकिन जब एक पद कई बार दिया होता है, जैसे यहाँ पर तीसरा पद 2 बार दिया हुआ है, चौथा पद 5 बार दिया हुआ है, तो इस प्रकार से जब जो है पद एक से अधिक बार दिए होते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है कि उनकी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, तभी जो है माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो देखिए ये नीचे संचयी बारंबारता की सारणी जो है ऑलरेडी हम बना रखे हैं और इसमें जो है संचयी बारंबारता सिर्फ निकालना है। तो चलिए संचयी बारंबारता सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पद दिए हुए हैं और बारंबारता दी हुई है, तो इसकी सहायता से देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली संचयी बारंबारता यहाँ पर 2 ही हो जाएगी, यानी कि जो यहाँ बारंबारता है वही इसकी संचयी बारंबारता हो जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 + 5 कर देंगे, यानी कि इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और फिर यहाँ पर देखिए इसमें इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 4, तो यहाँ पर देखिए 7 4 11 हो जाएगा। और उसके बाद फिर अब 11 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 11 5 16 हो जाएगा और फिर इस 16 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 16 + 3 हो जाएगा 19। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 19 आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए बारंबारता का योग कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए बारंबारता का योग जो है वो भी 19 के बराबर ही आएगा। देखिए 5 2 7 7 4 11 और 11 5 16 हो जाएगा और 16 3 19, यानी कि यहाँ पर देखिए पदों का जो योग है वो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी कि पदों का योग का मतलब यहाँ पर n जो है वो कितना आ जाएगा, 19, जो कि एक विषम संख्या है। यहाँ पर देखिए जो है विषम संख्या आ रही है, पदों का जो योग है वो क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। तो यहाँ पर बारंबारता का विषम वाला फार्मूला लगाएंगे
सॉरी माध्यिका का विषम वाला यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखिए माध्यिका ज्ञात करने के दो फार्मूले होते हैं, एक सम वाला और एक विषम वाला। तो यहाँ पर देखिए जो है पदों का जो योग है वो विषम है, तो यहाँ पर विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। और देखिए सबसे पहले जान लीजिए संचयी बारंबारता क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए जैसे 3 यहाँ पर पद 3 दिया है तो ये 2 बार है, तो यहाँ पर देखिए 3 2 बार है, ये तो यहाँ पर पहले स्टेप में पता चल गया। लेकिन दूसरे स्टेप में देखिए 4 यहाँ पर है, तो 4 देखिए किस पद से किस पद तक है, ये संचयी बारंबारता से पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद 7 तक जितने पद हैं, यानी कि 2 के बाद 7 तक जितने पद हैं वो क्या हैं, वो 4 हैं। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए कि देखिए जो है 6 कहाँ से कहाँ तक है, तो 7 के बाद जो 4 पद हैं 11 तक के वो क्या हैं, वो 6 के हैं। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता से पता किया जा सकता है कि कौन सा पद कहाँ पर पड़ेगा और किस नंबर पर पड़ेगा। तो इसीलिए संचयी बारंबारता ज्ञात करना जरूरी रहता है। अब यहाँ पर सीधे से हम माध्यिका का फार्मूला लगा देंगे और माध्यिका निकाल लेंगे। तो देखिए माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2वें पद का मान, 2वें पद का मान। ये देखिए विषम वाला फार्मूला है, तो यहाँ पर देखिए n कितना है, 19 है, तो यहाँ पर देखिए 19 + 1 हो जाएगा और /2 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर 20/2 हो जाएगा, और 20 का जो है 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10वें पद का मान हो जाएगा, 10वें पद का मान। अब देखेंगे कि 10वां पद कौन सा है, वही इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि वही इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो देखिए 10वां पद हमारा कहाँ पर पड़ेगा, तो देखिए 10 जो है वो 7 से ज़्यादा है और 11 से कम है। तो देखिए 7 से ज़्यादा है और 11 से कम है, यानी कि इस लाइन में वो पद पड़ेगा। तो इस लाइन में देखिए कौन सा पद है, 6वां पद है, यानी कि 6 ही इसकी माध्यिका हो जाएगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए यहाँ 10वें पद का मान आया है, तो देखिए जो 7 नंबर तक है, 7 नंबर तक तो चौथा पद है, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 2 से 5 तक जो है, यानी कि 2 से 7 तक, सॉरी 2 से 7 तक चौथा पद है। और 7 के बाद फिर 4 पद जो हैं वो किसके हैं, 6 के हैं। तो देखिए 7वें नंबर पर और 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर, 10वें नंबर पर और 11वें नंबर पर 6वां पद होगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 10वें नंबर पर कहा गया है, तो 10वें नंबर पर कौन सा होगा, 6वां पद होगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी माध्यिका 6 हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए sin B, cos B, tan B के मान लिखिए। त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए sin B, cos C, tan B के मान लिखिए। यानी कि यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि BC बराबर देखिए √2 हो और AB बराबर दिया हुआ है AB बराबर AC बराबर 1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे। इस साइड में देख लीजिए, इस तरीके से मान लीजिए एक त्रिभुज बना लेंगे। और यहाँ पर कहा गया है कि A जो है वो क्या है, समकोण है। तो जब A समकोण है तो यहाँ पर A ये हो जाएगा और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो इस तरीके से ये त्रिभुज बना लेंगे। और फिर यहाँ पर कहा गया है कि BC जो है वो कितना है, तो BC बराबर √2 है और फिर जो है ये 1 है और ये भी जो है 1 है। अब यहाँ पर हमको निकालना है देखिए sin B। तो यहाँ पर देखिए sin B निकाल लेंगे। sin B बराबर हो जाएगा, देखिए sin का फार्मूला जो है लंब कर्ण और आधार में होता है, देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है sin का। तो यहाँ पर देखिए ये कोण ले रहे हैं sin B, तो यहाँ पर देखिए जो है लंब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से sin B निकल आएगा 1/√2। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए cos C निकालना है, तो यहाँ से cos C निकाल लेंगे। cos C बराबर देखिए cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए आधार कितना है, 1 है और फिर कर्ण देखिए कितना है, तो √2 है। तो इस प्रकार से ये भी निकल आएगा। और उसके बाद अब tan B का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए tan B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए cos C जो है
लिया गया है, यहाँ पर देखिए ये cos C वाला कोण लिया गया है, ये वाला कोण। तो यहाँ पर इस वाले कोण में देखिए क्या करेंगे, कर्ण तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आधार इसको मानेंगे और जो है लंब इसको मानेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक ये भी है, तो एक जो है एक लंब भी है और एक जो है आधार भी है, इसलिए यहाँ पर मान चेंज नहीं होगा। जो मान इसका आया है वही मान इसका आएगा। लेकिन जो है अगर यहाँ पर इसकी जो है माप चेंज होती, यानी कि मान लीजिए ये 1 होती और ये 2 होती, तब इसके मान चेंज हो जाते। यानी कि इसको जो है हम आधार मानते, जब कोण ये लेते हैं तब इसको आधार मानते हैं, और जब ये कोण लेते हैं तो इसको आधार मानते हैं, इसको लंब मानते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए cos C यानी कि ये कोण लिया गया है तो आधार इसको मानेंगे और जो है लंब इसको मानेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है दोनों मान सेम थे, इसलिए यहाँ पर 1/√2 ही आया है। अब यहाँ पर tan B मान लेंगे, तो यहाँ पर देखिए tan B मान लेंगे तो जो है यहाँ पर tan का फार्मूला लगाएंगे। देखिए इसका फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार हो जाएगा, और लंब देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है और आधार भी 1 है। तो इस प्रकार से 1/1 ही इसका मान आ जाएगा। 1/1 को 1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यही इसका मान हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मान लीजिए A हो गया, और अब देखिए B क्या है। तो B देखिए है AB बराबर 5 है, और फिर देखिए AC बराबर 12 है, और फिर BC बराबर 13 है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये चित्र बना लीजिए, सेम जैसे ऊपर बना है इसी तरीके से देखिए, इस तरीके से मान लीजिए चित्र बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर जो है ये A हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि कोण A समकोण है। तो यहाँ पर A ये हो जाएगा, और फिर B ये हो जाएगा, और C ये हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए ये भुजा जो है AB कहा गया है 5 सेंटीमीटर, और AC कहा गया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और BC 13 सेंटीमीटर है। देखिए चित्र में जो है जो AC भुजा है वो बड़ी कही गई है, और AB भुजा जो है छोटी कही गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए चित्र में थोड़ा सा देखने में जो है ये भुजा बड़ी लग रही है, तो आप लोग अपने हिसाब से इस चित्र को बना सकते हैं। यानी कि इस भुजा को आप छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ला करके मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, और BC बराबर जो है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको जो है tan, यहाँ पर देखिए जो मान निकाले हैं वही निकालना है। यहाँ पर देखिए sin B cos C tan B ये मान निकालने हैं। तो यहाँ पर हम यही मान निकाल लेंगे। देखिए sin B पुनः देखिए क्या होगा, यहाँ पर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है, यहाँ पर देखिए B वाला कोण लिए हैं, ये वाला कोण, तो ये कोण लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आधार ये है और लंब ये है, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा 12, और बटे यहाँ पर देखिए कर्ण कितना है, 13। तो इस प्रकार से 12/13 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए 12/13 ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है cos C हमको निकालना है। तो cos C बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए कोण C लिए हैं, यानी कि ये कोण लिए हैं, और जब ये कोण लिए हैं यहाँ पर देखिए इनके मान अलग अलग हैं। यानी कि ऊपर अभी देखे थे कि लंब और आधार के मान जो है बराबर थे, यहाँ पर मान अलग अलग हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अगर जो है कोण यहाँ पर चेंज हो गए हैं, और अगर आप ध्यान नहीं दिए, जैसे यहाँ पर sin B और जो है यहाँ पर जैसे sin B का मान निकाले हो, इसी तरीके से यहाँ पर cos B जो है मान करके अगर कर लिए तो ये गलत हो जाएगा। आपको cos C निकालना है, यानी कि ये कोण हमको लेना है, और जब ये कोण लेंगे तो यहाँ पर आधार ये माना जाएगा और लंब ये माना जाएगा। और यहाँ पर देखिए आधार बटे कर्ण कहा गया है, तो आधार इसका ये रहेगा 12, और जो है कर्ण क्या रहेगा, 13। तो इस प्रकार से 12/13 ये भी आएगा, यानी cos C बराबर भी जो है 12/13 आएगा। और यहाँ पर आधार की जगह पर अगर 5 रख देंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर ये कोण समझ लीजिए आप ले रहे हैं, तो ये cos B का मान निकलेगा अगर 5/13 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। अब tan B का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए tan B बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब यहाँ पर कितना है, देखिए tan B ले रहे हैं, नहीं यानी कि ये कोण ले रहे हैं, तो यहाँ पर लंब यही माना जाएगा। तो ये हो जाएगा 12,
और जो है आधार कितना है 5, यानी कि जो है 12/5 tan b का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि साइन a बराबर 2/3 हो तो कास a व tan a के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर साइन a का मान दिया हुआ है और कास a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर साइन a का मान कितना दिया हुआ है 2/3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लेंगे। देखिए ये समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे और यहाँ पर देखिए साइन का जो है लंब कर्ण और आधार में संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा a और ये b और ये c, इसका नाम रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लंब कहा गया है कि कितना है 2 है, तो यहाँ पर लंब की जगह पर 2 लिख देंगे और कर्ण की जगह पर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर आधार हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें 2 भुजाएं आपको पता हो तो तीसरी भुजा जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर सीधे से हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस तरीके से ये फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर AB का स्क्वायर, यानी कि AB हमको निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और BC का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर देखिए BC 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पर 9 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर पक्षांतर करेंगे और इसको इधर ही रखेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा AB बराबर देखिए 9 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 और इधर देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, यानी कि AB बराबर अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए AB की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ये हो जाएगी अंडर रूट 5। अब हमको क्या करना है कि कास A का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कास A बराबर होता है फार्मूला देखिए आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आधार बटे कर्ण फार्मूला लगा देंगे और फिर देखिए यहाँ पर ये कोण ले रहे हैं, यानी कि कास A ही हमको निकालना है, तो यानी कि ये कोण ले रहे हैं। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा और कर्ण जो है वो कितना है 3 है। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 5/3 इसका मान आ जाएगा, यानी कि कास A का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 5/3। और उसके बाद फिर देखिए tan A का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर लंब क्या है, यहाँ पर भी देखिए कोण A ही लिया जा रहा है, यानी कि यही कोण यहाँ पर भी लिया जा रहा है। तो लंब इसका 2 माना जाएगा और जो है आधार क्या माना जाएगा अंडर रूट 5। तो यहाँ पर देखिए 2/√5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि कासेक A बराबर अंडर रूट 10 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए कासेक A दिया हुआ है और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि साइन कास टैन और सेक ज्ञात करना है। और कास देखिए साइन कास टैन और कासेक दिया हुआ है और सेक और काट ये इतने ज्ञात करना है, यानी कि जो 6 होते हैं कुल, तो यहाँ पर जो 5 हैं वो ज्ञात करना है और यहाँ पर कासेक दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं कासेक A बराबर अंडर रूट 10। तो यहाँ पर देखिए जब एक ही मान यहाँ पर दिया हो, यानी कि जैसे यहाँ पर कासेक का मान जो है लंब कर्ण आधार में अगर संबंध देखा जाए तो क्या होता है, तो देखिए कासेक का मान होता है, देखिए ये जो है सेक का उल्टा होता है और सेक का मान होता है देखिए
आधार बटे कर्ण होता है, और आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इसके बटे में 1 कर लेंगे। सारी यहाँ पर एक बार पुनः देख लीजिए। देखिए जो है साइन का उल्टा कासेक होता है, और जो है सेक का उल्टा जो है कास होता है, यानी कि कास का उल्टा सेक और साइन का उल्टा क्या होता है, कासेक होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कासेक है वो साइन का उल्टा होगा, यहाँ मैंने जो है कास का उल्टा बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए साइन का उल्टा कासेक होगा, तो यहाँ पर जो है कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्योंकि जो है साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यहाँ पर आधार नहीं होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये देखिए कर्ण हो जाएगा √10 और लंब हो जाएगा 1। अब यहाँ पर जो है एक क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, यानी कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कर्ण जो है वो √10 है, तो यहाँ पर कर्ण √10 कर लेंगे। और उसके बाद फिर लंब जो है 1 बताया गया, तो यहाँ पर लंब 1 हो जाएगा। और आधार हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो है तीसरी भुजा ज्ञात की है, वैसे ही इसमें भी करेंगे। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर देखिए ये दो भुजाएं हमको पता हैं। आप लोग देखिए एक बार और ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर जैसे भिन्न के रूप में कोई भी मान ना दिया हो, यानी कि अंश और हर में 2 संख्याएं ना दी हुई हो, सिर्फ एक संख्या दी हुई हो, तो हमेशा उसमें नीचे जो है 1 को मान लेते हैं, तभी दोनों भुजाएं आएंगी। यानी कि कोई भी भुजा अगर यहाँ पर एक भुजा दी हुई हो तो बटे में 1 लिख करके 2 भुजाएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमेशा बटे में 1 कर लेंगे, तो यहाँ से 2 भुजाएं हमें पता चल जाएंगी। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो शेष 2 भुजाओं यानी कि लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर का मतलब √10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बराबर AB का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए AB का स्क्वायर पता नहीं, यानी कि यही हमको निकालना है। फिर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो है 10 का यानी कि √10 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 10, यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, यानी कि इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर AB बराबर हो जाएगा √9, क्योंकि यहाँ पर 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे। तो इस प्रकार से AB बराबर √9 हो जाएगा। अब AB बराबर देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो इस प्रकार से AB का मान 3 आ जाएगा, यानी कि आधार भुजा हमारी 3 निकल आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमको जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं वो ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन A ज्ञात करेंगे। तो देखिए साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, तो देखिए लंब कितना है 1 है, और कर्ण कितना है √10 है। तो इस प्रकार से सबसे पहले साइन A हो गया। फिर अब कास A ज्ञात करेंगे। तो कास A बराबर देखिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कितना है, तो यहाँ पर देखिए आधार है 3, और फिर जो है कर्ण कितना है √10 है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कास A। अब देखिए साइन A कास A, अब tan A ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए जो है tan A क्या हो जाएगा, तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे आधार कर लेंगे। यहाँ पर लंब देखिए कितना 1 है, और आधार कितना है 3 है। तो इस प्रकार से 1/3 इसका मान आ जाएगा। और अब जो है कौशिक देखिए जो है ऊपर दिया हुआ है, कौशिक निकालना नहीं हमको, अब सेक निकाल लेंगे। तो सेक जो है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए सेक जो है कास का उल्टा होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए कर्ण बटे आधार लिख लेंगे। अब कर्ण देखिए कितना दिया हुआ है, √10 दिया हुआ, तो यहाँ पर √10 लिख लेंगे, और बटे आधार कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर √10/3 हो जाएगा। और फिर जो है हमको और कौन सा निकालना है, काट। तो यहाँ पर देखिए काट निकाल लेंगे। तो काट हो जाएगा देखिए
tan का उल्टा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब यहाँ पर देखिए आधार कितना है, तो आधार देखिए 3 है और लंब कितना है, तो लंब है देखिए 1। तो इस प्रकार से देखिए ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे, यानी कि कॉसेक यहाँ पर देखिए दिया हुआ है और जो है यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, सेक और काट, ये जो है पांचों यहाँ से हम निकाल दिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि tan a बराबर 2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan a बराबर 2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए sec a इंटू साइन a प्लस tan स्क्वायर a माइनस कॉसेक a दिया हुआ है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पर tan a बराबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले tan a की सहायता से जो है हम अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको निकाल लेंगे, यानी कि जो यहाँ पर दिए हुए हैं, और फिर इसमें उनके मान रख देंगे और जो है इस प्रकार से इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan a बराबर 2 दिया हुआ है। तो अभी आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जब यहाँ पर एक ही संख्या दी हुई हो तो उसके नीचे हमेशा एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan a का लंब, कर्ण और आधार में जो है संबंध क्या हो जाएगा, तो देखिए tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार लिख लेंगे और फिर इसकी सहायता से यहाँ पर एक जो है समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। और यहाँ पर देखिए लंब जो है कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है 2 और जो है आधार कितना दिया हुआ है 1। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर सीधे से लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय और ये भुजा भी ज्ञात कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए कर्ण भुजा नहीं दी गई है तो यहाँ पर कर्ण भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए AC का स्क्वायर हमको निकालना है तो यही रखेंगे, यानी कि इसके जगह पर कोई मान नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है। और अब जो है अन्य मान रख लेंगे। यहाँ पर AB की जगह पर 1 दिया हुआ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC की जगह पर 2 दिया हुआ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 और 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा √5, यानी कि इधर का स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से √5 हो जाएगा। अब ये जो है भुजा हमारी √5 निकल आई है। अब हमको यहाँ पर जिन त्रिकोणमितीय अनुपातों की आवश्यकता है उनके यहाँ पर मान निकाल लेंगे पहले और उसके बाद फिर इस पूरे में मान रख करके हल कर लेंगे इसको। तो देखिए यहाँ से हमको tan पता है और हम सेक निकाल लेंगे। तो देखिए साइड में इधर सेक निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखिए सेक कितना हो जाएगा, सेक a है तो देखिए सेक a निकाल लेंगे। तो सेक a हो जाएगा, देखिए सेक जो है वो कास का उल्टा होता है, तो कास बराबर होता है देखिए जो है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण कितना है, √5 है और आधार कितना है 1 है। तो इस प्रकार से √5 बटे 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पर जो है साइन का मान हमें निकालना है, तो साइन का मान निकाल लेंगे। साइन A बराबर हो जाएगा देखिए जो है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पर लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब देखिए 2 दिया हुआ है और कर्ण जो है निकाले हैं √5। तो इस प्रकार से 2 बटे √5 हो जाएगा। अब साइन के बाद देखिए tan का मान ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको हमको निकालना नहीं है, कॉसेक का मान निकाल लेंगे। तो देखिए कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक A बराबर, तो देखिए कॉसेक A बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है और लंब कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये कॉसेक का मान हो जाएगा। अब इधर साइड में ये जो है पूरा उतार लेते हैं और उसके बाद फिर उसमें ये सारे मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक A इंटू साइन A और प्लस tan स्क्वायर A माइनस कॉसेक A, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सेक का मान कितना आया है,
5/1 हो जाएगा और इंटू साइन ए का मान कितना आया है, तो साइन ए का मान आया 2/√5 और प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर ए दिया हुआ, तो tan का मान देखिए 2 दिया हुआ था तो यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कॉसेक का मान देखिए √5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए √5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा केवल 2 और यहाँ से देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा तो यानी कि प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा माइनस का √5/2। अब यहाँ पर देखिए 4 में 2 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर देखिए 6 माइनस हो जाएगा √5/2। अब यहाँ पर देखिए जो है एलसीएम ले लेंगे तो जो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि 12 माइनस √5/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो इसका मान आएगा वो कितना आ जाएगा 12 माइनस √5/2। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6, cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 सिद्ध कीजिए। यानी कि इसको सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करने का मतलब है कि LHS बराबर RHS सिद्ध करना रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 पद दिए हुए हैं तो इसको LHS मान लेंगे और इसको RHS मान लेंगे पहले और उसके बाद फिर दोबारा RHS एक बार फिर ले लेंगे तो ये मान भी निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे LHS। तो देखिए LHS कितना है, cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का देखिए मान कितना होता है, तो देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इस प्रकार से cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर हम जो है RHS ले लेंगे, यानी कि इसका मान हमारा निकल चुका है। अब RHS ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए RHS है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। और जब 1 में से 1/2 घटाएंगे यानी कि 1 में से आधा घटाएंगे तो यहाँ पर आधा ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 1/2 आ जाएगा, यानी कि LHS 1/2 आया और RHS भी 1/2 आया। अब एक बार पुनः जो है RHS ले लेंगे, पुनः का मतलब जो है ये RHS माने थे ये भी RHS मानेंगे तो ये पुनः दोबारा वाला जो RHS है इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 ये हल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए √3/2 रख देंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर और फिर देखिए यहाँ पर जो है माइनस का 1 कर देंगे। अब जो है यहाँ पर देखिए 2 इंटू हो जाएगा, देख लीजिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। अब 2 से इसको सरल कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3/2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर LCM ले लेंगे तो देखिए LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 2/2 हो जाएगा। अब 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 1/2 यहाँ पर भी आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS और फिर जो दूसरा पद एक और दिया हुआ है RHS बराबर में उसको भी लिख लेंगे और यहाँ पर नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि हमने जो है इसको सिद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ आपको जो है सारणी के जो मान हैं वो मान पता होने चाहिए और मान जो है यहाँ पर रख करके सिर्फ हल कर देना है और सभी के मान निकाल लेना है LHS और RHS के। तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, tan स्क्वायर π/6 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको उतार लेंगे, tan स्क्वायर π/6 दिया हुआ है प्लस tan स्क्वायर π/4 दिया हुआ है प्लस
tan स्क्वायर पाई अपान 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान होता है 180। देखिए पाई का मान 22/7 भी होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब कोणों में जो है 180 डिग्री को रेडियन में अगर निकालना होता है तो जो है 180 डिग्री बराबर पाई जो है लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पाई बराबर 180 मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा 180/6 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस tan स्क्वायर यहाँ पर फिर 180/4 हो जाएगा और फिर प्लस tan स्क्वायर यहाँ पर 180/3 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए tan स्क्वायर यहाँ पर क्षत्रिक 18 होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री, और प्लस यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4 से इसको काट लेंगे तो देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, और फिर 4 पंचे 20 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, और प्लस यहाँ पर देखिए हो जाएगा tan स्क्वायर 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए क्षत्रिक 18 होता है, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। और अब यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान रख लेंगे तो देखिए tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3। तो इस प्रकार से 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर tan 60 का मान होता है देखिए √3, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सभी मान आपको पता होंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक बार आप लोग जो है सारणी जरूर अच्छे से रट लीजिए, यानी कि मान सभी को पता होने चाहिए, तभी आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर √3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 में 1 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 1 + 4 3 12 हो जाएगा, और बटे में 3 हो जाएगा, और फिर देखिए 12 1 13 13/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 13/3 इसका आंसर लिखा जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसको भाग करके बटे सही में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, यानी कि इसके बराबर देखिए ये भी लिखा जा सकता है 3 चौक 12 यानी कि 4 आएगा, और यहाँ पर शेष बचेगा 1 यानी कि 4 सही 1/3। इस टाइप में भी इसको लिखा जा सकता है, यानी कि जैसे 3 से 13 को भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 आएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 शेष बचेगा, यानी कि 4 सही 1/3 इसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से चाहे आप ये आंसर लिखें और चाहे ये आंसर लिखें, दोनों सही हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि बेलन की ऊंचाई जो है h वो दी हुई है 18 सेंटीमीटर, और उसके बाद फिर देखिए बेलन की जो त्रिज्या यानी कि r दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, और फिर हमको क्या करना है कि उस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बेलन का आयतन बराबर तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h। तो देखिए पाई का मान हो जाएगा 22/7, और गुणे r² का मतलब यहाँ पर 10.5 हो जाएगा, गुणे 10.5 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर h दिया हुआ है 18, तो यहाँ पर 18 रख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 से इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 पच्चे 35, यानी कि यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 बचेगा 7 पच्चे 35 यानी कि 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 15 दूना 30, 30 का 0 हो जाएगा, फिर 15 दूना 30 और 30 3 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा, और फिर गुणे अब यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे 18 का और 10.5 का। तो यहाँ पर देखिए 18 पंचे 90, 90 का 0 हो जाएगा, और फिर 18 शून्य शून्य हो जाएगा, और जो है
यहाँ पर जो 9 बचा था उसको लिख लेंगे और फिर 18 एकम 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पर 189.0 हो जाएगा। अब इसका गुणा जो है इसमें कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 189 गुणे यहाँ पर कर लेंगे 33। अब यहाँ पर देखिए 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 त्रिक 27, 27 का 7 हो जाएगा और फिर 8 त्रिक 24 और 24 और 2 26, 26 का 6 हो जाएगा और फिर 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का गुणा फिर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक अंक इधर छोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 6 5 और अब यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 13, 13 का 3 और फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6 5 11, 1 12, 12 का 2 और फिर यहाँ पर देखिए 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6237 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6237 ही इसका आयतन आ जाएगा। और देखिए आयतन को जो है घन सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यहाँ पर 6237 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो देखिए वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे यहाँ पर 10.5 हो जाएगा त्रिज्या और इंटू देखिए ऊंचाई 18 तो यहाँ पर 18 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 पचे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 दूना 36 कर लेंगे, यहाँ पर 18 दूना 36 हो जाएगा और गुणे इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो देखिए 15 दूना 30, 30 का 0 हो जाएगा और फिर 15 दूना 30 3 33 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 33 आ जाएगा। अब 36 और 33 का गुणा कर लेंगे आपस में तो यहाँ पर देखिए 36 और 33 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 18 का 8 और फिर 3 त्रिक का 9 1 10 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर 8 हो जाएगा और 0 और 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 1188 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 1188 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए जो वक्र पृष्ठ होता है उसको वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं तो इस प्रकार से ये 1188 वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, अब जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए बेलन है, बेलन कर लीजिए तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है तो यहाँ पर 22/7 लिख लेंगे और आर देखिए है 10.5 और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा एच यानी कि 18 और फिर हो जाएगा 10.5। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 1.5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 44 गुणे कितना हो जाएगा 44 गुणे 1.5 और फिर यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे और जोड़ करके इसमें गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 28.5। अब यहाँ पर देखिए 15 का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 15 चौको 60 होता है, 60 का 0 हो जाएगा, फिर 15 चौको 60 और 60 6 66 हो जाएगा और फिर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर 66 पूरा हो जाएगा और गुणे यहाँ पर 28.5 कर लेंगे। अब सीधे से इधर गुणा कर लेते हैं साइड में और जो आएगा वही इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 28.5 गुणे 66 कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 का 0 हो जाएगा और फिर 8 छंग 48 और 48 और 3 कितना हो जाएगा तो 48 3 51 हो जाएगा, 51 का
1 हो जाएगा, और फिर 6 दूनी 12, और 12 5 कितना हो जाएगा, 12 5 17। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 1710 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक अंक इधर छोड़ देंगे और फिर यही संख्या आ जाएंगी 0 1 7 1। अब इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 18,810 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ जो है कितना आ जाएगा, 1881। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 1881 ही इसका आंसर आ जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से 1881 वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।